हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस केस में किस तरीके से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कैलकुलेट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम ये लेने वाले हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर हमसे मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए तो एक सिचुएशन हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है मास m का, एक ब्लॉक मास 2m का, और वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। 2m पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ही यूज़ करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें पता है एक फैक्ट कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब दोनों ब्लॉक्स सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेस्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे केस में सिचुएशन यहाँ पर क्या है बेसिकली कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है और सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम होता है। बट यहाँ पर बिकॉज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इसलिए सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों ब्लॉक्स पर सीडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं, पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो लगा है वो F है और जो टोटल मास है वो m + 2m दैट इज इक्वल टू 3m। ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। इनिशियली हम ये मानकर चल रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है जहाँ पे ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया है। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये ब्लॉक मास m का एंड दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास 2m। 2m पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम क्या करेंगे, एक सीडो फोर्स लगा देंगे जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। m इंटू ACM इस पर लग जाएगा मास m पर, और 2m इंटू ACM 2m मास पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। तो अब सिचुएशन क्या आ जाती है, अगर हम देखें तो m पर एक फोर्स लग जाता है एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना हो जाता है m इंटू ACM, और ACM कितना है F/3m। तो F/3 फोर्स हो गया m पर। और अगर आप 2m पर देखें तो 2m पर एक फोर्स F इधर लग रहा है और एक सीडो फोर्स आपने लगाया 2m इंटू ACM यानी 2F/3। तो अब सिचुएशन ये आ जाती है ऐसे केस में कि बेसिकली m पर F/3 और 2m पर भी F/3 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ज़ीरो रहना ही चाहिए। तो ऐसा आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है। अभी हम स्प्रिंग को कह रहे हैं कि रिलैक्स पोजीशन में है। अब अगर हम ये मान लें कि ये मास m अपनी इनिशियल पोजीशन से x1 डिस्टेंस मूव करता है और 2m अपनी इनिशियल पोजीशन से x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और x1 और x2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो थी। तो ये दो पोजीशन हो जाती हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमने ये वाली वेलोसिटी ज़ीरो ले ली। तो ऐसे केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन x1 + x2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको सीडो फोर्स का वर्क डन भी लेना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय सीडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा है प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि हमने देखा कि इनिशियल भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेस्ट में थे और फाइनली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेस्ट में है। इन दोनों का रिजल्टेंट सीडो फोर्स का और एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने शो कर दिया है। F/3 और F/3 फोर्सेस लग रहे हैं दोनों तरफ।
तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो F/3 इंटू x1 प्लस F/3 इंटू x2, ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा इन दोनों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर F/3 की वजह से भी x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स की डायरेक्शन में ही, और इस F/3 की वजह से x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी फोर्स की डायरेक्शन में, इसलिए दोनों वर्क डन पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा स्प्रिंग का वर्क डन अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। तो हाफ के इनिशियल स्क्वायर तो जीरो है, एक्स इनिशियल स्क्वायर बिकॉज कोई एक्सटेंशन नहीं था, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, और एक्स फाइनल कितना है, x1 प्लस x2 का स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो ऐसे केस में बच्चों सिचुएशन क्या बन जाती है, x1 प्लस x2 हमेशा कॉमन आ जाता है। ये देखिए F/3 x1 प्लस x2 माइनस हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो आ गया। इससे आप देख सकते हैं कि x1 प्लस x2 की वैल्यू या तो जीरो आ रही है या x1 प्लस x2 की वैल्यू 2F/3 के आ रही है। तो ये ज़रा ध्यान रखिए कि x1 प्लस x2 की ये जो वैल्यू आई है जीरो, ये मैक्सिमम कंप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो है ये मैक्सिमम एक्सटेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग है। क्योंकि हमने कंडीशन क्या ली है, कंडीशन हमने ली है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और आपको पता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन पर ही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में आते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। इससे हमें पता लगता है कि ड्यूरिंग द मोशन स्प्रिंग विल नेवर बी कंप्रेस्ड। x1 प्लस x2 जीरो आने का मतलब है ड्यूरिंग मोशन स्प्रिंग विल नेवर बी कंप्रेस्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखें। स्प्रिंग कभी भी कंप्रेस पोजीशन में आएगी ही नहीं, विल नेवर बी कंप्रेस्ड। जैसे ही वो इस पोजीशन में पहुंचेगी, जिस पोजीशन में नेचुरल लेंथ आएगी, उस नेचुरल लेंथ पर आने पर ही इनिशियल कंडीशन आ जाएगी, पार्टिकल फिर रेस्ट में आएंगे और फिर एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द मोशन स्प्रिंग विल नेवर बी कंप्रेस्ड, और एक्सटेंशन जो होगा वो कितना आ गया, एक्स मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होगा ये आपके पास पता लग जाता है कितना होगा, 2F/3 के। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, तो या तो स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन कंप्रेस पोजीशन में ही रहेगी या एक्सटेंडेड पोजीशन में ही रहेगी। यहाँ पर फोर्स ऐसे लगाया था कि स्प्रिंग में इनिशियली एक्सटेंशन आ रहा था, तो हमेशा एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगी, कंप्रेस कभी भी नहीं होगी ड्यूरिंग द मोशन। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता तो ड्यूरिंग द मोशन पूरे में कंप्रेस रहती और अपनी नेचुरल लेंथ तक आती, लेकिन एक्सटेंशन कभी भी नहीं होता। तो बेसिकली जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट एक्सटर्नल फोर्स और सीडो फोर्स लगाकर दोनों ब्लॉक्स पर नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जीरो मोमेंटम फ्रेम है। और फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन हो या मैक्सिमम कंप्रेशन हो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट में रहेंगे। तो आई होप आपको दोनों सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, दोनों ही केस में सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, एंजॉय योर डे।